गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर बॉटनी में पेपर पढ़ रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, आपको पता है। और हमारा फंजाई शुरू हम कर चुके हैं, एल्बुगो एक मेंबर ले चुके हैं, स्कैलरोस्पोरा हमारा चल रहा था। स्कैलरोस्पोरा उसी तरीके का है जैसे कि एल्बुगो है, जैसे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इसका वही है बिल्कुल। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा अंतर आता है जो हम पिछली बार आपको करा चुके हैं, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रही हूँ। और सेक्सुअल स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा का वैसा है जैसा कि एल्बुगो में आपने देखा। तो स्कैलरोस्पोरा किस क्लास का है, पहले तो हम ये पता ध्यान रखें, हमें याद हो ये ओमाइसीटीज का मेंबर है। क्लास वाइज यानी फंजाई के अंदर ये ओमाइसीटीज का मेंबर है, तो ओगेमस प्रकार का इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम आपको करा चुके हैं, जिसमें कोनिडिया या स्पोरेंजिया के द्वारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी अलैंगिक जनन होता है। कोनिडिया कब बनती है, स्पोरेंजिया कब बनती है, कैसे बनती है, ये करा तो चुके हैं हम एक बार, लेकिन फिर से मैं आपको वर्बली बता रही हूँ कि जब माइसीलियम बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस में फैल जाता है तो वो एक अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर बाहर निकालता है। अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर यानी अशाखित स्ट्रक्चर रचना जो है वो बाहर निकलती है, कहाँ से, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा के थ्रू ये अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर जो है वो बाहर निकल जाती है, कहाँ से, ये माइसीलियम कहाँ बन रहा है, इंटरसेलुलर स्पेस में ये माइसीलियम बन रहा है। और इंटरसेलुलर स्पेस से जब इकट्ठा हो जाता है तो ए सेक्सुअल स्टेज में यही माइसीलियम कहाँ से बाहर निकल जाता है, स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है, और ये अशाखित रचना कहलाती है कोनिडियोफोर या स्पोरेंजियोफोर। ठीक है। और फिर इसके एंड पर जाके कई शाखाएं बन जाती हैं, अनियमित शाखाएं, यानी इरेगुलरली ब्रांच होता है ये, और प्रत्येक शाखा पर एक स्ट्रिगमेटा यानी अंगुलाकार प्रवर्ध लगा रहता है, और इस प्रवर्ध पर पीयर शेप्ड कोनिडिया बनती है। पीयर शेप यानी नाशपाती के आकार, ये हमने आपको बता दिया। तो ये जो कोनिडिया हैं या स्पोरेंजिया हैं, कोनिडिया हम कब कहेंगे इनको, जब अधिक टेम्परेचर हो और कम ह्यूमिडिटी हो, कम आर्द्रता हो। लेकिन यही कोनिडिया स्पोरेंजिया का काम करने लग जाती है कब, जब हाई ह्यूमिडिटी हो और लो टेम्परेचर हो। तो उस टाइम पर ये जो कोनिडिया या स्पोरेंजिया बनी है ये डिसमिनेट नहीं हो पाती है, डिस्पर्स नहीं हो पाती हैं, और हाई ह्यूमिडिटी में यही कोनिडिया स्पोरेंजिया की तरह वर्क करने लगती है। तो यहाँ जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो किसके द्वारा हो रहा है, स्पोरेंजिया या कोनिडिया के द्वारा। हाई टेम्परेचर पर कोनिडिया डिस्पर्स हो जाती है और सेकेंडरी इन्फेक्शन को फैलाती है। लेकिन यही स्पोरेंजिया हाई ह्यूमिडिटी पर, जो कोनिडिया है वो स्पोरेंजिया का काम करती है, और इसमें फिर क्या बनते हैं, इस स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, वो प्रत्येक खंड में विभाजित हो जाता है, और फिर प्रत्येक खंड से एक ज़ूस्पोर निकलता है, ज़ूस्पोर बनता है। प्रत्येक खंड ये जो है वो ज़ूस्पोर निकालता है इस तरीके से, और ये ज़ूस्पोर फिर बाद में अंकुरित होकर नया माइसीलियम बना लेता है। तो ये हमने पढ़ा था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मुख्य रूप से ओगेमस प्रकार का, और यानी सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं एंथ्रीडिया और ओगोनिया, एंथ्रीडिया और ओगोनिया। ठीक है। एंथ्रीडिया और ओगोनिया एक ही पार्ट पर बन सकते हैं, एक ही माइसीलियम पर बन सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे होमोथैलिक। कुछ जातियां इसकी इस प्रकार की हैं जिनमें सेक्स ऑर्गन, दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग माइसीलियम पर बनते हैं, जिस प्रकार की स्पीसीज को कहेंगे हेट्रोथैलिक। तो ये ज्यादातर हेट्रोथैलिक होती हैं, होमोथैलिक कम ही होती हैं स्पीसीज। तो हेट्रोथैलिक स्पीसीज यानी अलग अलग माइसीलियम पर सेक्स ऑर्गन का बनना, लेकिन लगभग ये नजदीक ही बनती हैं, एक दूसरे के नजदीक ही बनती हैं। तो यदि हम इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो कैसे होगा, बिल्कुल एल्बुगो जैसे आपने पढ़ा है। ये माइसीलियम एक, ये दूसरा माइसीलियम, और इस माइसीलियम पर
से उभार के रूप में ये एंथीडिया और oogonia शुरू होती हैं बनना। थोड़े समय बाद आपको पता है माइसीलियम कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएट, नलिकाकार है, मल्टी न्यूक्लिएट। थोड़े समय में ही ये थोड़ी ज्यादा उभार वाली हो जाती है और ये एंथीडिया भी इस प्रकार से बड़ी होगी। इनके अंदर इनकी न्यूक्लियस, क्योंकि मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज है, नलिकाकार स्ट्रक्चर है, बहुत सारे केंद्रक हैं, इनके अंदर भी इनका केंद्रक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज में ये oogonia और बड़ी हो जाती है और ये जो दूसरा माइसीलियम है इससे लगी हुई एंथीडिया अब इस स्टेज में जाकर ये मुख्य माइसीलियम से या मुख्य हाइफा से सेप्टा द्वारा अलग हो जाती है। सेप्टा यानी पट द्वारा अलग हो जाती हैं। कौन सी? एंथीडिया और oogonia। लेकिन इनके इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। मैच्योर स्टेज में ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे वैज्ञानिकों के अनुसार अन्य सभी न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस को छोड़कर अन्य सभी न्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाते हैं, यानी समाप्त हो जाते हैं अपने आप, और उसी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं और उसी के अंदर उसका जो सामान है वो एक तरीके से समाप्त हो जाता है, डेंस हो जाता है माइसीलियम और कुछ तो ये जो oogonia है। नेक्स्ट इसमें बाहर की तरफ oogonia में बाहर की तरफ क्या बन जाती है? रिक्तिकाएं, यानी पेरीफेरी की तरफ, परिधि की तरफ तो खूब सारी रिक्तिकाएं बन जाती हैं और सेंटर में इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस हो जाता है। तो ये वाला हिस्सा इसका डेंस हो जाता है अंदर वाला, और इसको कहेंगे फिर क्या? ooप्लाज्म। और जो बाहर रिक्तिका युक्त है उसे क्या कहेंगे? पेरिप्लाज्म। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हमने एल्ब्यूमो में पढ़ा था। इसी तरीके से जो इसका न्यूक्लियस है, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, वो कुछ समय तक तो रहते हैं एंथीडिया के, लेकिन ये यहाँ एंथीडिया बन रही है, ये एंथीडिया हो गई, ये oogonia हो गई। एंथीडिया में भी बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। कुछ समय बाद एक न्यूक्लियस को छोड़कर अन्य सभी न्यूक्लियस इसके भी नष्ट हो जाते हैं और नेक्स्ट स्थिति में जब फर्टिलाइजेशन का समय आता है तो इनके बीच में, जैसे हमने आपको बताया था, दोनों ये गैमीटेंजिया हैं, यानी युग्मक धानी है। सेक्स ऑर्गन युग्मक धानी है, इनके अंदर युग्मक बनने चाहिए। लेकिन जैसा कि फंजाई में हमने बताया था कि बहुत तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड होते हैं। एक तो होता है जिसमें युग्मक ही आपस में संलयित होते हैं, फिर होता है जिसमें युग्मक धानियां संलयित होती हैं। युग्मक धानियां यदि किसी ट्यूब के द्वारा संलयित होती हैं, यानी फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा संलयित मिक्स होती हैं, यानी कि फ्यूज होती हैं, या फिर केवल स्पर्मेटाइजेशन होता है जैसा कि पक्सीनिया में हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, या फिर सोमेटोगेमी होती है जैसा कि अस्थि लघु के अंदर होती है। तो यहाँ हमने देखा था गैमीटेंजियल कांटेक्ट होता है। गैमीटेंजियल कांटेक्ट मतलब दोनों युग्मक धानी जो हैं वो संपर्क में आती हैं, किसके द्वारा? फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा। तो यहाँ क्या दिखाएंगे हम इसमें कि oogonia हो गई है ये बंद यहाँ पर, और यहाँ एंथीडिया के बीच में, इन दोनों के बीच की भित्ति गल जाती है और इन दोनों के बीच में क्या बन जाती है? एक ट्यूब, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है। और इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब में से इसका मटेरियल कहाँ आ जाता है? यहाँ आ जाता है। यहाँ क्या थे? न्यूक्लियस थे, जिसमें से एक न्यूक्लियस ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया था और इसका न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन ट्यूब में होकर कहाँ आ जाता है? फीमेल पार्ट में, यानी oogonia के अंदर आ जाता है। और फीमेल पार्ट में क्या है? सेंटर में एक सघन यानी डेंस साइटोप्लाज्म है, एक ही न्यूक्लियस है, इसको हम कह रहे थे ooप्लाज्म। और पेरीफेरी में जो था वो क्या कहलाता था? पेरिप्लाज्म। इसका जब न्यूक्लियस यहाँ आ जाता है, यानी मेल न्यूक्लियस यहाँ आ गया, तो हम इस मेल न्यूक्लियस को हमने इससे बनाया है इस कलर से, तो ये मेल न्यूक्लियस यहाँ। इट मीन्स फर्टिलाइजेशन के समय
फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा दोनों युग्मक धानी संपर्क में आती हैं और मेल न्यूक्लियस फीमेल के अंदर यानी ओवोनियम में फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा आ जाता है। उस स्थिति में यहाँ पर इसको कहते हैं जब ये बहुत सघन होता है और मेल न्यूक्लियस इसके लगभग पास में होता है तब इसको कहते हैं सीनोसेंट्रम। सीनोसेंट्रम इसको ओवोनिया के सेंट्रल पार्ट को, ठीक है। ये वैसा का वैसा है जैसे आपने एल्बुगो में पढ़ा था। अब इसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और एंथ्रीडिया समाप्त हो जाएगी। ओवोनिया का जो फीमेल न्यूक्लियस है मेल न्यूक्लियस से संपर्क करके और क्या बना लेगा, जाइगोट। तो नेक्स्ट स्टेज में एंथ्रीडिया समाप्त हो गई। देखिए बिल्कुल हमने कैसा बनाया है, इसको डॉटेड लाइन से बनाया है, यानी ये समाप्त हो गई। और जो ओवोनिया है उसके अंदर क्या बन गया, ये अब बन गया ये जाइगोट। मेल न्यूक्लियस से संलयित हो गया और ये बन गया है जाइगोट। यानी इस स्थिति में यहां हो जाएगा क्या, फर्टिलाइजेशन। इसके थ्रू, फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू। तो ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब थी। और अब ये बन गया है क्या, जाइगोट। इस स्थिति में इसको कहेंगे जाइगोट। ये जाइगोट अपने चारों तरफ भित्ति सीक्रेट कर लेता है, तब उसे हम कहते हैं oospore। तो ये जाइगोट इसके चारों तरफ ये भित्ति बन जाती है। और हमने एक चीज और बताई थी कि एल्बुगो में जैसे सेक्सुअल स्टेज आती है इन्फ्लोरेसेंस बनने के समय, इसी तरीके से स्क्लेरोस्पोरा में भी सेक्सुअल स्टेज, इस पैरासाइट की सेक्सुअल स्टेज यानी लैंगिक जो अवस्था है वो इसके होस्ट के यानी परपोषी के इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम बनने के समय आती है। तो ये चीजें सब कहाँ बनेंगी, इसका मतलब पुष्पक्रम के अंदर। तो ये सारी ही चीजें इसके पुष्पक्रम में बनेगी। एसेक्सुअल अवस्था जो है यानी अलैंगिक अवस्था जो है वो इसकी पत्ती में या तने में दिखाई देती है, लेकिन लैंगिक अवस्थाएं होस्ट के यानी परपोषी के पुष्पक्रम के अंदर दिखाई देती। तो जैसा हम जानते हैं कि ये बाजरे को संक्रमित करता है, इसका मतलब बाजरे का जो पुष्पक्रम है अब उसमें ये चीजें बन गई हैं, ठीक है। तो ये हो गया oospore। जब ये भित्ति सीक्रेट कर लेता है तब हम इसे कहते हैं oospore। और इस oospore में 3 भित्तियां होती हैं। वॉल जो है इसकी भित्ति जो है वो 3 लेयर्स की बनी हुई होती है, एपिस्पोर, एक्सोस्पोर और अंदर वाली बिल्कुल पतली एंडोस्पोर, या हम इसको एक्साइन और एंटाइन भी कह सकते हैं। और ये इसमें एक न्यूक्लियस है, कैसा होगा, 2n यानी डिप्लॉइड। जाइगोट में हमेशा ही ये 2n न्यूक्लियस होता है। क्यों, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन के बाद बना है। यहाँ गैमीट्स का फ्यूजन नहीं हुआ है, गैमीटेंजिया का फ्यूजन हुआ है फर्टिलाइजेशन ट्यूब के बाद। बार बार बता रही हूँ, फर्टिलाइजेशन ट्यूब के साथ के बनने के कारण और ये गैमीटेंजियल कांटेक्ट के बाद बन गया है जाइगोट। जाइगोट जब भित्ति सीक्रेट कर लेता है अपने चारों तरफ और इसके अंदर क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म है ही, डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, तब हम इसे कहेंगे oospore, ठीक है। ये किस स्थिति में बन रहा है, जबकि क्या बना है, जबकि बाजरे का पुष्पक्रम बना है। बाजरा कौन सी फैमिली का है, ग्रामिनी फैमिली का है। तो बाजरे का पुष्पक्रम जो है वो कैसा होता है, शूप होता है। और आपको पता है बाजरे के दाने इस प्रकार से लगे हुए होते हैं। यदि नॉर्मल सिक्का है इसका बाजरे का, तो पुष्पक्रम के अंदर बहुत सारे पुष्प होते हैं और पुष्प जो है बाद में किसमें परिवर्तित हो जाता है, फ्रूट्स में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब इसका जो यानी फ्रूट के बाद क्या बनेंगे, उसके अंदर फ्रूट्स के अंदर दाने बनेंगे यानी सीड्स बनेंगे। यहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि जो इसका पुष्पक्रम है वो कैसा होता है, स्पाइकलेट टाइप का होता है। स्पाइकलेट में बहुत सारे ग्लूम्स होते हैं। स्पाइकलेट एक असीमित वृद्धि असीमाक्षी पुष्पक्रम का एक टाइप है स्पाइकलेट, जिसके अंदर अवृंत प्रकार के पुष्प लगते हैं।
तो इसका जो नॉर्मल पुष्पक्रम है आपने देखा है खेतों में कैसे लगता है लंबा सा, लेकिन जब इस स्थिति में जहाँ ये ऊस्पोर इसके अंदर बन जाते हैं तो वो ऊस्पोर बनने के कारण या ये कहो कि परजीवी की उपस्थिति के कारण वो पुष्पक्रम टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है, जैसा एल्बुगो में हो जाता था। यहाँ पुष्पक्रम कैसा है, क्योंकि स्पाइकलेट है, स्पाइकलेट में बहुत सारे ग्लूम्स होते हैं, अवरंत पुष्प होते हैं, ये पुष्प जो है वो कैसे हो जाते हैं, स्टेराइल हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और इसका जो बाजरे का सिट्टा है वो बाजरे का सिट्टा न लग के ग्रीन पत्तियों जैसा हो जाता है, पर्णिल हो जाता है, हरी पत्तियों युक्त हो जाता है। तो अब हम यदि इसका सिट्टा देखें तो ऐसी यूं टेढ़ी मेढ़ी सी पत्तियां इसके ऊपर यूं लगी है, ठीक है। तो ये पत्तियों का इसका हमारे पास स्पेसिमेन भी है और बहुत सारी घनी पत्तियां इसके ऊपर, यानी सारे के सारे पुष्प जो हैं वो पत्तियों में परिवर्तित हो जाते हैं। पुष्पक्रम पर पुष्प नाम की चीज नहीं लगती है। तो ये क्या बन रही है, ग्रीन लीव्स लग गई। इसकी जगह इंस्टेड ऑफ फ्लावर, इंस्टेड ऑफ ब्लूम्स, इसके फ्लावर को कहते हैं ब्लूम्स, ठीक है, स्पाइकलेट फॉर्म होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ ब्लूम्स ये क्या बना लेते हैं, यहाँ पर ग्रीन लीव्स बन जाते हैं। और इसके कारण, और इसके अंदर क्या बनता है, पुष्पक्रम में क्या बनेगी, बाली लगेगी, एक तरीके से बाली होती है और इसको हम बाली को कहते हैं ईयर, ठीक है। तो ये जब पर्णिल बन जाता है तब हम इस बाली को क्या कहेंगे, ग्रीन ईयर, यानी हरित बाली। ईयर मतलब बाली जो अपन कान में पहनते हैं, लेकिन इसकी हम बाली को कहते हैं, सिट्टे को बाली कहते हैं। और ग्रीन हो जाती है ये सिट्टे की जगह, जो ग्रे कलर के दाने लगने चाहिए उसकी जगह पत्तियां होती हैं, जो कि मुड़ी तुड़ी सी पत्तियां हमें दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि कोई ग्रीन कहना चाहिए, मुड़ी मुड़ी सी पत्तियां एक दूसरे के ऊपर कहना चाहिए ओवरलैप हो गई। तो ये ग्रीन ईयर, इसको हम इस स्टेज में कहते हैं, यानी सेक्सुअल अवस्था के कारण ही इसकी ग्रीन ईयर इसको कहा जाता है। अब ये ऊस्पोर इसके अंदर बने हुए हैं। बाजरे के अंदर जब इसकी कटाई से पहले ही कुछ ऊस्पोर कहाँ गिर जाएंगे, खेत के अंदर गिर जाएंगे, क्योंकि दाने की जगह लगे हुए हैं यहाँ ऊस्पोर। तो इस सिट्टे को यदि, इस इन्फेक्टेड पार्ट को यदि हाथ से उखाड़ के रखा नहीं जाए, जलाया नहीं जाए, तब तक क्या होंगे, ये ऊस्पोर कुछ इसमें से गिर जाएंगे और वो खेत में रह जाएंगे। अब ये ऊस्पोर जो है, क्योंकि आपको पता है इस पर भित्ति सीक्रेट है, तो ये तो आराम से पेरिनेटिंग बॉडी का काम करेगा। पेरिनेटिंग बॉडी मतलब जिसके अंदर खाद्य पदार्थ संग्रहित है, भित्ति सीक्रेट है इसके चारों तरफ, तो इसको किसी चीज से मतलब नहीं है, ये आराम से अपना जीवन यापन कहाँ कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, ठीक है। सुप्त अवस्था में ये रहेगा। तो ये ऊस्पोर कैसा चला जाएगा, सुप्त अवस्था में। हालांकि सुप्त अवस्था इसकी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन अब ये ऊस्पोर जमीन में पड़ा पड़ा क्या करेगा, जब नई फसल बोई जाएगी, यानी बाजरे के नए पौधे लगाए जाएंगे, उस वक्त, या इसके सीड में भी ये इन्फेक्शन आ गया, सीड की जगह ये लगा है, तो कुछ सीड्स जैसे मिक्स हो जाते हैं। आप देखते हो कि जैसे गेहूं के टाइम पे फसल कटती है तो गेहूं के साथ साथ काले दाने हमें दिखाई देते हैं। इसी तरीके से बाजरे की जब कटती है तो बाजरे में हमें कई बार काले काले भी दाने दिखाई देते हैं, काले या डार्क ब्राउन, वो इसके ऊस्पोर के होते हैं। तो बाजरे के ऊपर भी इसका संक्रमण हो सकता है। अब नई फसल बोई जाती है तो सीड्स के थ्रू इन्फेक्शन आ सकता है, या फिर खेत में पड़े हुए ऊस्पोर के थ्रू इसका संक्रमण हो सकता है नई फसल पर। ऊस्पोर थोड़े दिन सुप्तावस्था में रहते हैं, उसके बाद ये जब इसकी फेवरेबल कंडीशन आती है, यानी इसको जब परपोषी मिल जाता है, क्योंकि हमने इसको कहा कि ऑब्लिगेट एंडो इंटरसेलुलर पैरासाइट है, यानी अविकल्पी अंतः परजीवी है और अंतराकोशिकी स्थानों में रहता है, तो इसके लिए परपोषी का होना जरूरी है। अब ये ऊस्पोर जब इसको परपोषी मिल जाता है, नया जीवन चक्र शुरू हो जाता है, नई फसल बोई जाती है, तो ये जो खेत में पड़ा हुआ है इसको आराम से क्या मिल जाता है, जगह मिल जाती है और ये अपना जर्मिनेट होना शुरू करता है। जर्मिनेट होता है तो यहाँ ये कैसा है, डिप्लॉइड है। सबसे पहले ये बनाता है
मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, यानी क्या हो गई इसमें हो जाती है अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। ठीक है, अब मियोसिस के बाद ये क्या बनाता है, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है। तो ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हो गए। ये 4 न्यूक्लियस से फिर 8 न्यूक्लियस लगभग बन जाते हैं, 16 भी बन जाते हैं कई स्पीसीज में। और यानी ये जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस था वो कई हैप्लॉइड यानी अगुणित न्यूक्लियस में बंट जाता है। अब इसमें हम बनाए तो हम 8 बनाए या 16 बनाए, लेकिन हम 5 नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि हम 4 के बाद हम दिखाएंगे यदि इसमें माइटोसिस सूत्री विभाजन। तो यहाँ देखिए डिप्लॉइड से मियोसिस हुई है, अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बने हैं और इनके समसूत्री विभाजन से 4 से 8 या 8 से 16 तक न्यूक्लियस में विभाग तो ये हो जाता है। और इसके बाद ये जब ज्यादा न्यूक्लियस बन जाते हैं तो ये फट जाता है और प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों तरफ एक साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है। ये देखिए हम इसमें साइटोप्लाज्म इकट्ठा यहाँ दिखा रहे हैं और प्रत्येक खंड एक ज़ूमियोस्पोर की तरह काम करता है। ज़ूमियोस्पोर क्यों करेगा, क्यों कहेंगे हम इसको? क्योंकि ये ज़ूस्पोर की तरह ही है, लेकिन क्योंकि मियोसिस के बाद बने। वहां ज़ूस्पोर कैसे बनता था, स्पोरेंजिया में जब खंड में विभक्त हो जाती थी तो डायरेक्ट माइटोसिस हो जाती थी और उसके प्रत्येक स्पोरेंजिया में बहुत सारे जो खंड बन जाते थे, प्रत्येक खंड से एक ज़ूस्पोर बन जाता था। यहाँ चूंकि ये मियोसिस के बाद बने हैं, अर्धसूत्री विभाजन के बाद बने हैं, इसलिए इसको कहेंगे ज़ूमियोस्पोर। लेकिन संरचना के हिसाब से ये बिल्कुल ज़ूस्पोर की तरह ही होंगे। कैसे? आप देख रहे हो संरचना कैसी है इसकी, किडनी शेप्ड या बी शेप्ड है, 2 फ्लैजेला हैं, दोनों पार्श्व में स्थित हैं और एक फ्लैजेला हेयरी यानी टिंसल और एक स्मूथ यानी विप्लैश फ्लैजेला है। तो ये हो गया टिंसल और ये हो गया विप्लैश फ्लैजेला। और ये ज़ूमियोस्पोर कैसा है, बिल्कुल ज़ूस्पोर की तरह। लेकिन ज़ूमियोस्पोर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मियोसिस के बाद बना है, तो इसे कहेंगे ज़ूमियोस्पोर। ये ज़ूमियोस्पोर कुछ समय बाद फ्लैजेला गिरा देता है। ये ज़ूमियोस्पोर फ्लैजेला गिरा देता है, गोल हो जाता है और जब नई फसल पे संक्रमित करता है, नई फसल को, और इसके इंटरसेलुलर स्पेस में अपनी जगह बनाता है। यहाँ से ये एपिडर्मिस के थ्रू प्रवेश करता है और एपिडर्मिस के थ्रू प्रवेश करने में देखिए आप कोई भी चीज जब पोस्ट के अंदर प्रवेश करने वाले होते हैं स्पोर, तो क्या करते हैं, अपना एक बार फ्लैजेला इसमें गिरा दिया यानी गोल हो गया, ये यूनिन्यूक्लिएट है, इसको हम लिखें डी फ्लैजिलेटेड या ए फ्लैजिलेटेड ज़ूमियोस्पोर। अब ये क्या करेगा, ये जर्मिनेट होकर इस पर, आपको मैंने बताया था कि जब कभी भी ये अंकुरित होते हैं और होस्ट के अंदर प्रवेश करते हैं तो एक स्वेलन स्ट्रक्चर अपने चारों तरफ अपने एंड पर बनाते हैं जिसे कहते हैं एप्रोसोरियम। तो एप्रोसोरियम का निर्माण करता है ये ज़ूमियोस्पोर और ये है होस्ट की कोशिकाएं यानी परपोषी की कोशिकाएं, और ये परपोषी की एपिडर्मिस, होस्ट एपिडर्मिस, और ये एप्रोसोरियम के द्वारा ज़ूमियोस्पोर नए पादप में संक्रमण फैला देता है और संक्रमण फैला के ये क्या बना लेगा, अब नया माइसीलियम बना लेगा। तो माइसीलियम को हमने दिखाया था ब्लू कलर से
और ये कैसा बना देगा, ऐसा माइसीलियम बना लेगा। ठीक है, और इस माइसीलियम से वही एसेक्सुअल स्टेज आएगी, फिर सेक्सुअल स्टेज आएगी और अल्टीमेटली फिर ये स्टेज मतलब सेक्सुअल स्टेज में ये स्टेज आ जाएगी। तो इस तरीके से इसका जो जीवन चक्र है, सेक्सुअल अवस्था जो है वो इस प्रकार से बनती है कि माइसीलियम जब ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, एसेक्सुअल स्टेज निकल चुकी होती है, तो ये एंथीडिया और ओगोनिया बनाती है। एंथीडिया ओगोनिया में फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट जब अपने चारों तरफ भित्ति सीक्रेट कर लेता है, वो इस अवस्था में पुष्पक्रम अवस्था में, किसकी, होस्ट की पुष्पक्रम अवस्था में ये विकसित होता है, अपने चारों तरफ भित्ति बना लेता है और सुप्त अवस्था में चला जाता है। क्यों? क्योंकि अब इसका होस्ट जो है यानी परपोषी जो है वो सूख चुका है बिल्कुल, और ये जमीन में आ गया। जमीन में आने के बाद जब नई फसल बोई जाती है उस टाइम तक ये सुप्त अवस्था में रहता है, और जैसे ही जर्मिनेशन का टाइम आता है, सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है, 4 से 8, 8 से 16 बनाता है, और जब ज्यादा न्यूक्लियस इकट्ठे हो जाते हैं तो प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है और खंड बन जाते हैं, और ये बन जाता है ज़ूमियोस्पोर। ज़ूमियोस्पोर क्योंकि थोड़े टाइम तो स्विम करते हैं, तैरते हैं, अपने फ्लैजिला हैं इसमें इसलिए, और फिर डीफ्लैजिलेटेड हो जाते हैं, फ्लैजिला गिरा देते हैं। अल्टीमेटली नए जो पादप है उसको संक्रमित करते हैं, एप्रोसोरियम बनाते हैं और उसमें संक्रमण फैलाते हैं। ये एक तरीके से इसकी पूरी सेक्सुअल स्टेज हो गई। यदि हम इसकी लाइफ साइकिल पूरी पढ़ें, एसेक्सुअल और सेक्सुअल अवस्था, तो हम उसको कैसे डिस्क्राइब करें। ये आपको पढ़ने में बिल्कुल एल्बुओ की तरह ही लगेगा, अंतर कहीं भी इसमें नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये थोड़ा सा अंतर इसमें आता है।